हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 12 पढ़ेंगे। क्या नाम है पाठ का? संसार पुस्तक है। ठीक है। और ये पाठ जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है ये लिखा गया है। ये जो पाठ है संसार पुस्तक है, ये हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड में पत्र विधा के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो है ये पत्र जो है किसको लिखा था? अपनी पुत्री को लिखा था। उनकी पुत्री का क्या नाम था? इंदिरा गांधी, जो इस समय जो है मसूरी में पढ़ रही है। ठीक है। शुरू करते हैं इस पत्र में क्या लिखा है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो ना तो तुम मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो और मैं भी उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ तो हम दोनों इस तरीके की बातचीत नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने जो है वो इरादा किया है कि कभी कभी जो है मैं तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं उनकी छोटी छोटी कथाएं जो है वो लिखा करूँगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का तो हाल इतिहास में पढ़ा ही है, लेकिन इंग्लैंड जो है वो केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान क्या है? वो एक बहुत बड़ा देश है। फिर भी वो क्या है? दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू जो कहते हैं कि तुमने इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में अपनी हिस्ट्री की बुक में तो पढ़ा ही होगा। और जो है तुमने क्या पढ़ा है कि इंग्लैंड जो है वो क्या है? केवल छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान क्या है? बहुत बड़ा देश है। लेकिन फिर भी वो दुनिया का क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें जो है इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं उन सब का क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को मतलब इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं कि अगर तुम इस दुनिया के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें सभी देशों का और उन सब उस देश में जितनी भी जाति जितने भी लोग सब जो रहते हैं उन सब का ध्यान रखना होगा। ना कि सिर्फ उसका कि जिस भारत देश में तुम रहते हो सिर्फ उसका ध्यान ही नहीं रखना है, तुम्हें पूरे देश का जो है वो ध्यान रखना है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में जो है वो बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातें ही जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम बहुत शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि जो यह दुनिया है वो एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है जो इसमें रहते हैं वो हमारे क्या हैं? भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल जो है वो मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, लेकिन उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक तो इसमें कोई आदमी न था। जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं अपनी बेटी को कि यह तो तुम्हें पता ही होगा ना कि यह धरती जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत पहले तक तो इसमें कोई आदमी भी नहीं रहता था। आदमी से पहले जो है यहाँ पर सिर्फ कौन रहता था? जानवर रहते थे। और जानवरों से पहले एक ऐसा टाइम था जब इस धरती पर कोई लिविंग थिंग भी ना थी, जानदार चीज ना थी। जानदार चीज मतलब लिविंग थिंग भी ना थी। और आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है तो उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ पर कुछ ना था। लेकिन जो विज्ञान जानने वाले हैं मीन्स जो साइंटिस्ट हैं और जो विद्वान हैं उन्होंने क्या किया? जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब यह धरती जो है बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को जो है वो गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जो है वो जरूर रहा होगा। मीन्स कि अगर हम जो है पुरानी किताबें पढ़ेंगे, पहाड़ों को देखेंगे और जो पुराने जो जानवर जो बहुत पहले जो जानवर रहते थे अगर हम उनकी हड्डी को देखेंगे तो हम सच में ये जान सकते हैं कि ऐसा समय जो है ऐसा टाइम जो है वो जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, ठीक है, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था तो किताबें कौन लिखता?
तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे-बैठे हर एक बात सोच निकालें कि ले देखो, अगर तुम इन सब के बारे में जानना है तो तुम कैसे जान सकते हो? तो तुम सिर्फ जो है इतिहास की किताबें ही पढ़ सकती हो, ठीक है? लेकिन पुराने ज़माने में, जब पहले का जो ज़माना है उसमें तो कोई आदमी भी नहीं था, तो किताबें कौन लिखता? तो उसके बारे में हमें कैसा मालूम होगा? ये तो है, हो नहीं सकता कि हम बैठ जाएँ और बैठ के जो है अपने मन में कुछ-कुछ सोच लें, तो उससे तो थोड़ी ना हमें कुछ पता चलेगा। या तो बड़े मज़े की बात होती, अगर हमें ऐसे सब कुछ पता चल जाता तो ये बहुत मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते वो अपनी मर्ज़ी से सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ भी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? वो कहते हैं कि अगर मान लो हमें ऐसा होता कि हम अपनी तरफ से कुछ भी सोच लें और वो चीज़ सच हो जाए, तो ये तो मज़े की बात ना हो जाती। लेकिन जिस कहानी को हम सोच रहे हैं, जिसको किसी ने देखा ही नहीं, तो वो ठीक कैसे हो सकती है? ठीक है? तो उसको तो हमें जानना पड़ेगा ना। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो है हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती है। मतलब कि अगर तुम्हें उनके बारे में जानना है तो बेशक किताब ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तुम्हें उनके बारे में पता चल सकता है। जैसे कि ये पहाड़, ये समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरीके की और कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल जो है वो मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का सही तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। मतलब कि अगर तुम्हें हाल जानना है तो उसका सही तरीका ये नहीं होगा कि हम जो है सिर्फ दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ें, बल्कि हमें क्या करना होगा, खुद संसार रूपी उस पुस्तक को पढ़ना होगा। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर जो है तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं पत्र में कि एक छोटा सा रोड़ा जिसको तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, तो शायद जो तुम्हें है वो क्या हो, एक संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पन्ना हो सकता है कि तुम्हें उस रोड़े से, ठीक है, उस छोटे से पत्थर से जो है तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें उस रोड़े को जो है पढ़ना आता हो। ठीक है, कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। मतलब कि अगर तुम्हें कोई ज़बान सीखनी है तो तुम्हें क्या करना होता है, मान लो तुम्हें उर्दू सीखनी है, हिंदी सीखनी है या अंग्रेज़ी सीखनी है, तो तुम्हें क्या करना होता है, पहले उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं ना। बिना अक्षरों के थोड़ा ना हम पढ़ सकते हैं। जब हमने अक्षरों का महत्व वाला पाठ पढ़ा था उसमें हमने यही देखा था ना कि बिना अक्षरों की किताब नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, बिना अक्षर अक्षर नहीं होते तो हम जो है हमारे इतिहास को नहीं जान पाते। तो इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता कि यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे कैसे या कोने क्या हुए? ठीक है, उसके जो खुरदरे किनारे हैं या कोने हैं वो क्या हुए। मतलब कि कोई छोटा सा गोल चमकीला अगर तुम्हें पत्थर मिल जाए, क्या वो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि वो गोल कैसे हुआ, चिकना कैसे हुआ और चमकीला कैसा हुआ, और जो उसके किनारे थे, जो उसके कोने थे, वे कहाँ गए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। मान लो एक बड़ी सी चट्टान है, तुम उसको तोड़ोगे, उसके टुकड़े टुकड़े करोगे, तो क्या जो उसके टुकड़े होंगे, जो वो उसके पत्थर के जो टुकड़े होंगे, क्या वो सारे के सारे गोल निकलेंगे या चमकीले निकलेंगे? ऐसा तो नहीं होता। मान लो जब आप ईंट को तोड़ते हो या आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, कहीं आपने किसी चट्टान को टूटे हुए देखा, आपने देखा होगा ना कि जो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्या वो मतलब सारे गोल होते हैं, चमकीले होते हैं, खुरदरे होते हैं? ठीक है,
ऐसा तो नहीं होता। तो यह गोल चिकने रोड की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा इतना कैसे इतना चमकीला, इतना चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, मतलब कि वो पत्थर तुमसे कह रहा है अब, कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी जो है एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें जो है किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। फिर मतलब कि पहले वो कहाँ पड़ा रहा? पहाड़ के दामन में। फिर क्या हुआ? तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। ठीक है। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। पहले क्या हुआ? वो पहाड़ के दामन में पड़ा था, फिर पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। और फिर क्या हुआ? पहाड़ी ने उसे क्या किया? एक पहाड़ी नाले ने उसे ढकेल दिया और क्या किया? एक छोटे से दरिया में उसको पहुँचा दिया। फिर उस छोटे से दरिया से क्या हुआ? वो बड़े दरिया में पहुँच गया। और फिर क्या हुआ? इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। और जब वो लुढ़कता रहा तो क्या हुआ? उसके किनारे जो है वो घिस गए और वह क्या हो गया? चिकना और चमकदार हो गया। और इस तरह जो है वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। तो किसी वजह से दरिया जो है उसे छोड़ गया और और तुम उसे पा गई। देखो मान लो कोई चट्टान का कोई टुकड़ा है, ठीक है, वो एक पहाड़ के नीचे पड़ा था। ठीक है। पहाड़ी से क्या हुआ? वो एक घाटी में आ गया। घाटी से क्या हुआ? मतलब पानी आया बहा करके उसे दरिया में ले आया। दरिया से फिर क्या हुआ? दरिया में एक मतलब तूफान सा आया, वो एक बड़े दरिया में आ गया। तो वो क्या होता रहा? बीच बीच में क्या होता रहा? घिसता रहा, घिसता रहा। जब मान लो आप किसी पत्थर को घिसोगे, बार बार घिसते रहोगे, तो वो क्या हो जाएगा? चिकना हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से वो क्या हो गया? चिकना हो गया, गोल और चिकना हो गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक चर्रा हो जाता। मतलब कि अगर मान लो वो तुम्हें ना मिलता और दरिया जो है उसे और आगे ले जाता तो वो क्या बन जाता? बालू बन जाता, बालू का एक जर्रा बन जाता। ठीक है। और जो है वो समुद्र के किनारे जो है वो अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे, घरोंदे मीन्स घर बनाते। ठीक है। मतलब एक रेतीला सा वो बन जाता। देखो जब मतलब कि हम क्या करते हैं, कहीं हमें रेत दिखाई देता है, छोटे छोटे टुकड़े हमें दिखाई देते हैं, हम क्या करते हैं? उन सबको इकट्ठा कर करके ऐसे घर नहीं बनाते कि ये तो मेरा घर है, ये मेरा घर है। इस तरीके से वो बालू का जर्रा बन जाता और जिससे छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा जो है तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो समझो तो पहाड़ी और दूसरी चीज़ें जो है जो हमारे चारों तरफ है, वो हमें कितनी और बातें जो है उनसे हमें मालूम हो सकती है। तो ठीक है। तो ये पत्र किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने ये किस में लिखा था? इंग्लिश में लिखा था। और इसका इंग्लिश से जो ट्रांसलेशन है वो किसने किया? मुंशी प्रेमचंद जी ने ये उसका ट्रांसलेशन किया। ठीक है। देखो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी दे रखा है। ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889, 27 मई 1964। मतलब जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है वो 1889, मतलब 1889 में हुआ। और 27 मई 1964, 1964 में जो है इनकी डेथ हो गई। ये आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मतलब जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारे जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्हें जो है बच्चों से बहुत प्यार था, बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने लगे। बच्चे उन्हें क्या कहते थे? चाचा नेहरू। इनकी बेटी जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने जो है इनको अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इनमें बताया कि पृथ्वी की शुरुआत जो है वो कैसे हुई और मनुष्य ने जो है अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियाँ जो है अब बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की जो है उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को जो है अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। और ये सभी चिट्ठियाँ कहाँ हैं? ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम एक पुस्तक में संकलित है।
एक पुस्तक है जिसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम, और उसी में संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से जो है ये साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने जो है इंग्लिश में लिखे थे, और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के जो मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी है उन्होंने किया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।